इन्वेस्टर एसोसिएट का एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जी, कब बनता है? ये भी कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने के 3 तरीके हैं, एट कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू IFRS 9 एंड इक्विटी मेथड। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन यही रहेगी भारत कि एक इन्वेस्टर सेपरेट में नॉर्मली आमतौर पे कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करता है, लेकिन बहरहाल ऑल्टरनेट्स का पता होना चाहिए। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट ने हमेशा इक्विटी मेथड पे ही आना है। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती तभी हैं अगर कम से कम एक सब्सिडरी भी हो। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट है फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी नहीं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा नॉर्मली उसमें एक सब्सिडरी भी होगी और फिर उसके साथ एक एसोसिएट भी अगर हो तो वो एसोसिएट इक्विटी मेथड पे अकाउंट फॉर होगी उस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इक्विटी मेथड और कॉस्ट मेथड में बेसिक फर्क क्या है? पेज नंबर 236 देखें जरा, फर्क क्या है? प्रॉफिट का शेयर रिकॉर्ड होता है अर्नड बेसिस पे और उसकी वजह से फिर तीसरी एंट्री में फर्क आ जाता है जो उधर दूसरी है। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल लग रहा है तो वहां इनकम क्रेडिट होगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई होगी क्योंकि आपने इनकम उस वक्त रिकॉर्ड कर ली थी जब प्रॉफिट अर्न हुआ। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी एंट्री में फर्क पड़ जाएगा अगर इक्विटी मेथड है। दूसरी एंट्री कॉस्ट मेथड में है ही नहीं और तीसरी एंट्री बदल जाएगी दूसरी की वजह से। ठीक है, वापस आए। फिर देन ये बात हुई थी कि उसी तरह जिस तरह एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी की वर्किंग होती है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एसोसिएट की वर्किंग होगी। नई चीज ये है कि एनसी रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ पेरेंट का अपना शेयर रिकॉर्ड होगा। बाकी मेरा ख्याल है कि शायद सारी स्टोरी एज इट इज है, सवाई इसके कि अगर गुडविल आ रही होगी तो अलहदा प्रेजेंट नहीं होगी, वो उसके अंदर ही रहेगी, अलहदा प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन अगर गेन है तो उसकी जरा एक एंट्री बन जाएगी, एंट्री देके बता दें गेन की। जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं तो कॉलेज आकर दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप यहाँ नहीं है तो मेरा ख्याल टेस्ट देने तो आप लाहौर नहीं आएंगे। जी सर जी, पेज नंबर 240 पे आ जाए, समरी ऑफ इक्विटी मेथड। ये 4 जरा पॉइंट्स पढ़ना, उसके बेस पर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं प्लीज। अब इक्विटी मेथड में फाइनली क्या होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, क्या डिफरेंस है, क्या सेम है? The following will be relevant when applying the equity method. Number 8, only the investor's proportionate share is accounted for and thus NCA is not recognized. Investors proportionate share का मतलब परसेंटेज 20%, 25%, 30%, 100% नहीं हो। Number 2, only a single line item, line item किसे कहते हैं? हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं जरा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, जरा पढ़ लें जरा सेंटेंस। Only a single line item, the investment in associate, is reflected in the statement of financial position. ये अपने रजिस्टर खोलें। कल मैंने दोनों एग्जांपल्स जो की 1 और 2, उसमें एंड में आपको कैरिंग अमाउंट बनवाई है,
तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसोसिएट के एंगल से सिर्फ एक लाइन आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और उसकी कैरिंग अमाउंट हम कैलकुलेट करके उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, कैरिंग अमाउंट निकाली थी हमने, फिगर 64,500 समथिंग। वो जो फाइनल फिगर है वो फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में नॉर्मली अपीयर हो रही है। वापस आए, ओनली अ सिंगल लाइन आइटम इन्वेस्टमेंट इन associate is reflected in the statement of financial position. Therefore, unlike consolidated statement of financial position, the asset and liabilities of associate are not added. सब्सिडरी में ऐड करते हैं, पेरेंट और सब्सिडरी की टोटल एसेट्स की भी और लाइबिलिटीज की फिगर्स ऐड होती हैं, और फिर उसमें एनसी का शेयर अलग डिस्क्लोज होता है। लेकिन एसोसिएट में बस क्या होना है, एसोसिएट के एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस नहीं होना। एसोसिएट के केस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की एक लाइन आइटम आती है। तो वो जो हम सब्सिडरी में एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस करते थे अभी भी वैसे ही होगा, और एसोसिएट के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्लस होने की बजाय सिर्फ एसोसिएट की एक लाइन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगी। ठीक है, पहले जब हम पेरेंट थे तो हमारे पास मेजर शेयर था, तो हम टोटल एसेट्स दिखाते थे, टोटल लाइबिलिटीज दिखाते थे, और अपना शेयर भी दिखाते थे, और एनसी के भी दिखाते थे। अब सिर्फ किसका शेयर दिखा देंगे, अपना दिखा देंगे। ठीक है, सिमिलरली अ सिंगल लाइन आइटम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट इज रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें क्या नजर आ रहा होगा हमें, 25,000 से मिलाएं, 1 लाख इंटू 25%, 25,000 हमारी इनकम बनेगी। तो किस नाम से बनेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। Therefore, once again, unlike consolidated statement of comprehensive income, income and expenses of associate are, क्या सेल ऐड होती थी, सेल ऐड होती थी, वो किस वक्त ऐड होती है, सब्सिडी के केस में। एसोसिएट में ऐसा नहीं होता, एसोसिएट में सिंपली क्या होगा, जब प्रॉफिट आया उसका शेयर रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसकी हम सोच कर बताएं कि एंट्री कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कर लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कर लेंगे। हाँ, अगर पिछले साल वाला होगा तो सीआरई में कर लेंगे। अब जरा यहीं पर पॉइंट नंबर 2 में ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट की फिगर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आनी कहाँ है, तो एक जरा नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्या चीज, हमारी सॉर्ट ऑफ अदर इनकम है, अदर इनकम टाइप चीज है। लेकिन एक तो अदर इनकम होती है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, नॉर्मली अदर इनकम, उधर लिखने की बजाय जरा अलग थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है, जरा ढूंढिएगा पड़ेगा। The share of profit of associate is presented in the consolidated statement of comprehensive income immediately before calculating the group profit before tax। मतलब जब ग्रुप का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने लगेंगे तो उससे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। उधर भी आ सकता है, लेकिन सेग्रीगेशन रखने के लिए नॉर्मल अदर इनकम और एसोसिएट के अदर इनकम को, नॉर्मल अदर इनकम कहाँ आती है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम लिख के एक्सपेंसेस लिखने के बाद जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने लगेंगे उससे पहले एक लाइन आ जाएगी, शेयर ऑफ एसोसिएट। आफ्टर टैक्स से पहले या बिफोर टैक्स से पहले, बिफोर टैक्स से पहले, बाकी भी लिख के इंशाल्लाह करते हैं। नंबर 3 और 4 की कल बातें हो गई हैं, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। एनी गुडविल राइजिंग और एक्विजिशन, ब्रैकेट पढ़ें, where the consideration given is more than the investor's share of fair value of the associate's net assets at the date of acquisition is simply included as part of carrying amount of investment in associate and is not disclosed separately। ठीक है, किसके अंदर ही रहेगी, कैरिंग अमाउंट के अंदर ही रहेगी, अलग नजर नहीं आएगी, और अगर ये अलग नजर नहीं आएगी तो लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन करना, therefore there is no concept of amortization of, अलग से फिर उसकी कोई amortization का तो वैसे भी अगर आप ध्यान में लाएं तो गुडविल का सवाल भी नहीं है, लेकिन इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, गुडविल की इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है, लेकिन इसका अलग नहीं होगा, किसका हुआ करेगा वो भी आगे आ जाएगा, क्या चीज किसके अंदर रह जाएगी। लास्ट पॉइंट नंबर 4, a gain made on bargain purchase, that is where consideration given is less than, अगर हो जाए, सेंटेंस पूरा करें तो इसका क्या करेंगे, इसकी कोई एंट्री बता दें।
एक नीचे पैराग्राफ जरा देख लें जल्दी से, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। अकाउंटिंग फॉर गेन और गुडविल की कल बात होगी, जरा पढ़ें जरा खुद से। ठीक है जी। एंट्री में जरा अभी वर्ड जरा थोड़े सही करें, प्रॉफिट की जगह गेन ही लिखना, इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड गेन क्रेडिट। ठीक है सर। अरे जो दो छोटे छोटे क्वेश्चन है जरा एसोसिएट को जरा प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड पहले करना है, इससे पहले कि हम एसोसिएट को और डिटेल में डिस्कस करें। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। कौन सा पेज है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर 240 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 1। अब कुछ इस तरह की स्टोरी हुआ करेगी, जरा डेटा देखें जरा। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 3 companies 31st December 16 set out below. Name of companies is helium, sulfur, arsenic. Rupees in thousands. Non-current assets, property, plant, equipment. Investment किसकी कहाँ कहाँ? सल्फर में 60%, आर्सेनिक में 30%. तो सल्फर becomes subsidiary and arsenic becomes associate. करंट एसेट्स की फिगर्स हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग है, शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, नॉन करंट लोन्स हैं, द रिजर्व्स ऑफ सरप्लस रिजर्व्स ऑफ सल्फर, द रिजर्व्स ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक व्हेन द इन्वेस्टमेंट्स वर रिक्वायर्ड वर 70 and 80 respective and 30 respectively. क्या है ये? ये एक्विजिशन रिजर्व्स हैं। प्रिपेयर्ड क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, स्पीड अप होगी। ये हीलियम ग्रुप पेरेंट के नाम से ग्रुप बना है, हीलियम पेरेंट है, सल्फर कंसंट्रेट। बस आपने करना है, जो चीजें हम करते रहे उन्हीं में कुछ चेंजेस आनी है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हाफ पेज छोड़ दें। हीलियम ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बताएं क्या करेंगे। हाँ जी, बस ये डिजाइन में लाते हैं, कोई इशू इंशाल्लाह नहीं बनना। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, को एसेट एंट्रीज नहीं है, बस एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, और साथ ही फिर उसके आर्सेनिक एसोसिएट की एक वर्किंग हो जाएगी। रेडी है सारे? वर्किंग में आ रहे हैं, हाफ पेज रखें। पेरेंट के पास कितने शेयर्स हैं? देयर फॉर एनसी के पास, मैंने तो कहा था एनसी होता नहीं है। कहाँ नहीं, कहाँ है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस 3 हो जानी है उसकी जगह। शेयर कैपिटल क्या था, किसका ढूंढेंगे? सल्फर। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स की इंफॉर्मेशन वही रिटेन्ड अर्निंग्स है। रिजर्व्स कितने थे? अब रिजर्व्स का मीनिंग क्या होता है? उसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखा जाए तो रिटेन्ड अर्निंग्स ही रिजर्व में लग रही। तो मींस टोटल नेट एसेट्स कितने थे? 100। एनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? पेरेंट का शेयर हो गया 60, एनसी का हो गया 40। हिम्मत किया करें, हिम्मत। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसकी? पेरेंट की सल्फर में 75। एनसी फेयर वैल्यू पता नहीं है ये, अगर साइलेंट है तो प्लीज कौन सा मेथड है? डिफरेंस ले लें, और ये तो गुडविल आगे रहने दें और जाने दें यार।
तो गुडविल आ रही है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन अगर पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप है तो सेपरेटली डिस्क्लोज्ड है। डन है सर? सेंस वाली वर्किंग होगी? रिक्वायरमेंट देख के कब से कब तक होगी? नहीं, टिल कंसोलिडेशन डेट होगी, सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। सेंस एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट चलना चाहिए सर। रिटेन्ड अर्निंग्स, शेयर कैपिटल में कुछ चेंज? रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? 180 है, थी क्या? रिजर्व रेट में रिटेन्ड अर्निंग्स ही फिक्र है। डिफरेंस 1 टन, पेरेंट 66 44, फिगर ढूंढा करें यार। 66 कैसे आ गए? वो 60 बनता है, 110 का 60%। जी, और अब यहाँ एक और आदत डालनी पड़नी है। अब किसकी एनालिसिस के बाद कौन सा एनालिसिस? एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ ए एसोसिएट। Parent has 30, NC has 70. No concept of NC in associate. जी, अब यहाँ फिगर्स ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। शेयर कैपिटल 60, रिजर्व्स क्या थे? नेट एसेट्स 90, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 30%, 27, कैलकुलेटर अलाउड है। अब तो बच्चों को मेरी बातें तक याद हो गई, लेकिन कैलकुलेटर नहीं निकला, मैंने बताया ही नहीं। रिजर्व में रिटेन्ड अर्निंग्स के अलावा भी तो काफी कुछ हो सकता है। अब तो समझ साहब कह रहे हैं, लेकिन है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देख के। रिजर्व में बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कितना कुछ है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देख के पता चलेगा। नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या देख के लग रहा? लॉन्ग रन लायबिलिटीज भी तो है यार। अब समझ साहब ये तो ना करें यार। रिजर्व में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल इस रिजर्व में सिर्फ क्या है यार? रिटेन्ड अर्निंग्स ही है। इस तरह करते हैं यार। जी सर, आगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 30 30 30, डिफरेंस नहीं लेंगे। क्या आ रहा है? क्या 30 के अंदर शामिल है? रहने दें, डबल एंट्री बताएं। नो, डबल एंट्री हो चुकी है। मैंने जान के पूछा 30 देखें, क्या एंट्री हो चुकी है? हो चुकी है। क्या इसके अंदर 3 है? तो बात खत्म होके आगे बढ़ गई। अब एंट्री करने की भी जरूरत क्यों नहीं है? 30 इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, 30 पेरेंट हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड और 30 में 3 है एंड नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। ठीक है सर, तो क्रॉस क्यों लगाया मैंने? गुडविल बनती है तो फायदा वर्किंग का, अगर क्रॉस ही लगाना था गेन हो सकता है। सेंस 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 कहां तक आना है?
कंसोलिडेशन डेट, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में मूवमेंट है। रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन के 100 थी क्या, डिफरेंस फिगर्स ढूंढे प्लीज प्लीज। अब आदत डालनी है, कभी उधर जाना पड़ना है कभी इधर उधर। ये अब मसला इसका और कुछ भी नहीं है, सवाई इसके फिगर्स बहुत ज्यादा हो जाया करनी है। 70, 30%, 21, 21 के कॉस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर है। नई चीज ये है कि इस 21 की एंट्री लिखने की अब आदत डाल रही है। ये मैंने कल भी एंट्रीज लिखी थी, कल वाली वर्किंग देखें रजिस्टर में 8400 और 10,000। इसके अगर हम एंट्री लिख लिया करेंगे, असल में ये तो आपको याद रहेगा, ये वैसे 21 है क्या, विदाउट राइटिंग एंट्री सोचे 21 कहाँ जमा होगा, सीआरई में। लेकिन आपको सेकंड इफेक्ट भूल जाया करना अगर एंट्री ना लिखी तो। अगर एंट्री ना लिखी तो इसने इन्वेस्टमेंट में ऐड भी होना, तो एक एंट्री लिखने की इसकी आदत बना लेते हैं। बोले एंट्री, ताकि जब ये एंट्री देखें तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करते भी याद रहे और सीआरई क्रेडिट करते भी याद रहे। सीआरई वर्ड क्यों लिखवा दिया, नहीं ये तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्ड लिख रहे और साथ सीआरई लिख रहे। अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते तो फिर 21 कहाँ आता, ढूंढ लेनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, अभी ढूंढ लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऊपर प्रेजेंट हो जाता। और अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं बना रहे तो सीआरई की फिगर में प्लस करते। तो इसके तरह एंट्री लिखने की आदत डालनी है। क्रेडिट में इशू नहीं रहेगा, डेबिट भूल जाएगा। तो एंट्री लिखी होगी तो होपफुली हमें जरा आसानी रहेगी। जी सर, डन है सर। जब ये कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कंसोलिडेटेड नहीं वो तो अब सारा बनाते हैं इकट्ठे। कल हमने इसकी कैरिंग अमाउंट अलग इसलिए निकाली थी, कल सिर्फ इसी पे फोकस था। अब इसकी भी निकालेंगे, बाकी भी करेंगे। अब कैरिंग अमाउंट निकालनी कहाँ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो वहीं वर्किंग करते हैं। तो अब हम कल की बहस के बाद इसे मिक्स कर रहे हैं ना कंसोलिडेशन के साथ। जी हीलियम ग्रुप स्टार्ट हो गया जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे इकट्ठे जी। बड़ा अब्दुल समद, हीलियम ग्रुप, consolidated statement of financial position. As on 1 December 16। 12 में साथ ही रहेगा। जरा बात को इकट्ठा कैसे करना है, इकट्ठी अब ये चीजें कैसे होनी है जरा सुन लीजिएगा। तरीका वही है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सामने रखें जी। नॉन करंट एसेट्स में क्या मिला, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर्स इकट्ठी करवाएं। 400 जमा 100 जमा 160। अब दिल बहुत किया करना है, सामने लिखा नजर भी आना है, लेकिन ब्रैकेट क्लोज होनी है। क्या प्लस होना है क्या नहीं होना। सब्सिडी की स्टोरी वही है, एसोसिएट में सिंगल लाइन आइटम आनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो 400 जमा 100 इज इक्वल टू 500। 160 किधर गया, वो बस रह गया, वो प्लस नहीं होना। चलो आगे आगे चलो सर। अगले वर्ड सुने मेरे। सल्फर में जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी जगह आ गई फिगर गुडविल। ढूंढे 15। सब्सिडी की स्टोरी एज इट इज, नई चीज एसोसिएट बीच में आ रही है। अगले वर्ड गौर से सुने।
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कट गई है, एज इट इज है, नहीं बढ़ गई है लेकिन एज इट इज पहले आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग किया कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन फिगर 30 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे 30 और देन फिर इसमें एडजस्टमेंट्स ढूंढा करेंगे। फिलहाल एक ही है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाए, कोई प्लस हो रहा है, डेबिट टिक कर दें जरा, डेबिट उठा लिया हमने, 30 कॉस्ट थी और इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का शेयर ऐड हो गया है। कोई डिविडेंड डिक्लेयर तो नहीं हुआ, मुसलसल इन्वॉल्व रहना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बार बार ये बातें आपके सामने आती रहें। व्हाट इज 51 फाइनली? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये फाइनल फिगर है, वन लाइन आइटम आ गए। आगे बढ़े, करंट एसेट्स स्टेट में फिगर्स अवेलेबल 445 प्लस 160 ब्रैकेट क्लोज 605। यार आगे फिगर लिखी तो हुई है, हम क्यों ब्रैकेट क्लोज करी जा रहे हैं? एसोसिएट की फिगर टोटल आप कर लेते होते हैं, आगे आ जाए, ठीक है। एक मिनट, वंस अगेन जरा इक्विटी इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विटी बनवा दो जरा। इकट्ठे हो रहे प्लीज, अगर कोई आगे पीछे इकट्ठे हो रहे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग लिख के इक्विटी में आ जाए। आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, पर जब इकट्ठे हो रहे हैं बता दीजिए। 21 कहाँ है, 21 कहाँ है, 30 कहाँ है, 30 कहाँ से लिया है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पेरेंट। 21 कहाँ से ढूंढा है? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में कैंडिडेट लगाए ना यार, साथ साथ रहे जी सर। 160 है तो 160 आएगा यार, क्यों नहीं 160 आएगा? ये अगला 80 नहीं आएगा। चले आगे, इक्विटी करवा देंगे सर। शेयर कैपिटल पेरेंट वाला 100 बचा हुआ है और एसोसिएट वाला 60 बचा हुआ है, दरमियान वाला 30 कहाँ गया? ये कहाँ कट गया? कोई कहाँ कटा? कोई नहीं कटा, कहाँ कटा है? एम ही कटा। वो एंट्री अब हम कर नहीं रहे लेकिन वो हुई हुई है। कौन सी? वही वाली शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग। अब वो लिख हम नहीं रहे लेकिन वो अंडरस्टूड बात है, गुडविल निकली, वैसे गुडविल वहीं से निकली। तो शेयर कैपिटल वंस अगेन सिर्फ किसका आएगा? पेरेंट, और एसोसिएट ने वैसे ही कंसोलिडेट नहीं होना इनके साथ, मींस प्लस हो गया। सीआरई की वर्किंग प्लीज देखनी है, पुरानी चीजें एज इट इज है, नहीं सुनना। स्टार्ट कहां से होती है वर्किंग? पेरेंट की अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स 650। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाए, सभी की एनालिसिस ऑफ इक्विटी में कुछ नजर आता है? प्लस 66। नई चीज नीचे ढूंढे, प्लस 21। अब इसका ये डेबिट क्रेडिट इफेक्ट पूरा हो गया, 737 टोटल 837। इकट्ठे हो यहाँ पर 66 कहां से मिला? सब्सिडी के सेंस में से, और 21 एसोसिएट के सेंस वाली वर्किंग से, सेंस वाली वर्किंग से। करंट एसेट्स की वैल्यू 610 आएगी। 610 बेटा तब आएगी जब मिस्टर शाहजेब आप मेरी वाली गलत फिगर ब्रैकेट से देख के लिखेंगे, और 605 तब आएगी जब आप क्वेश्चन से फिगर उठा के लिखेंगे। तो मेरी सर वो गलती थी, आप भी मेरे साथ गलती कर चुके हैं, ब्रैकेट में मैंने ठीक कर लिया, अब मेरा पता भी नहीं चलता, आपको काटना पड़ता है। प्लीज 160 कर लें। दाना सर, शाहजेब साहब जान दे गुस्सा यार, क्यों शर्मिंदा करते हैं यार? पुरानी आते हैं गलतियों की, आस्ता आस्ता कुछ इंप्रूवमेंट है होपफुली। एनसीए की वर्किंग करवाएंगे, कहां से जाएंगे? 40। नई चीज सुने, एसोसिएट की एनालिसिस इक्विटी में जाए, वहां भी तो एनसीए है, वापिस आ जाए, प्लस हो गया 84, टोटल हो गया 921। कहाँ एनसीए का? अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वाइंड अप करवा दें, नॉन करंट लायबिलिटीज में एक ही फिगर
नॉन करंट लोन्स के नाम से लिखा हुआ है, नॉन करंट लोन्स 200 प्लस 50 250 1171 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कंप्लीट करें जी। क्या ज़हन में आता है जी? व्हाट इज द न्यू थिंग? हाँ जी, 2 एनालिसिस भी पूरी हो गए। एसोसिएट्स को प्लस नहीं बस करना, एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट अपीयर होनी है।